अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब इकोनॉमी में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, तो ये बड़े-बड़े बैंक खुद को गिरने से आखिर बचाते कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं उसी सीक्रेट, आप कह सकते हैं एक फाइनेंशियल शील्ड की, जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को सेफ रखती है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग जानते नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आखिर क्या है वो सीक्रेट वेपन? वो कौन सी चीज है जो किसी बैंक को एक बड़े संकट में डूबने से बचा लेती है? इसका जवाब हमें मिलता है दो बहुत ही खास तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, और इनका नाम है AT1 और टियर 2 बॉन्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस फाइनेंशियल पिलो या कहें शॉक एब्जॉर्बर से। देखिए, किसी भी बैंक की जो असली ताकत होती है ना, वो होती है उसकी कैपिटल में, मतलब उसकी पूंजी में। और ये सिर्फ नोटों की गड्डियां नहीं है, ये असल में वो सेफ्टी कुशन है, वो बफर है जो बैंक को अचानक लगने वाले फाइनेंशियल झटकों से बचाता है, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम लड़खड़ा ना जाए। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारी गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, है ना? खराब सड़क पर गड्ढे आते हैं तो वो सारे झटके खुद सोख लेते हैं और गाड़ी को और हमें सुरक्षित रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बैंक की ये जो कैपिटल है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस के झटकों को झेल जाती है और सिस्टम को स्टेबल रखती है। और यही वजह है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं वो ये पक्का करते हैं कि हर बैंक के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल हमेशा हमेशा मौजूद रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सारी कैपिटल एक जैसी होती है। नहीं, इसको सेफ्टी की अलग-अलग लेयर्स में बांटा गया है। ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत बिल्डिंग की पहले नींव होती है, फिर उसके ऊपर पहली मंजिल, फिर दूसरी। तो चलिए इन लेयर्स को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे नीचे जो बिल्डिंग की नींव है, वो है कॉमन इक्विटी टियर 1। ये बैंक का अपना पैसा है, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा, बैंक की अपनी कमाई। ये सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद सपोर्ट है। इसके ठीक ऊपर आते हैं सपोर्ट बीम्स। ये है एडिशनल टियर 1 या AT1 बॉन्ड्स। और फिर सबसे ऊपर है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर, यानी टियर 2, जो बहुत ही सीरियस सिचुएशन में काम आती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सपोर्ट बीम्स हैं और ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, ये आता कहाँ से है? बस यही पर एंट्री होती है हमारे आज के मेन कैरेक्टर्स की, AT1 और टियर 2 बॉन्ड्स। यही वो खास टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके बैंक अपनी कैपिटल की इन लेयर्स को बनाते हैं। और एक बात साफ कर दें, ये कोई नॉर्मल बॉन्ड्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन्हें हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि इनमें कर्ज यानी डेट और हिस्सेदारी यानी इक्विटी, दोनों की क्वालिटीज होती हैं। मतलब नॉर्मल दिनों में तो ये इन्वेस्टर्स को एक फिक्स्ड ब्याज देते रहेंगे, लेकिन जैसे ही बैंक पर कोई बड़ा संकट आया, इनका पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बदल सकता है। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो AT1 बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं परपेचुअल। इसका मतलब है इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, और मुसीबत के वक्त इन्हें या तो बैंक के शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर, और ये बहुत जरूरी है, इनकी वैल्यू को सीधा जीरो किया जा सकता है। दूसरी तरफ है टियर 2 बॉन्ड्स। इनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है और ये सबऑर्डिनेटेड डेट कहलाते हैं। मतलब अगर बैंक डूबता है तो पहले सारे दूसरे कर्ज चुकाए जाएंगे, फिर इनका नंबर आएगा। तो जाहिर है जब नुकसान झेलने की बारी आती है तो सबसे पहले बलि का बकरा बनते हैं AT1 बॉन्ड्स और फिर टियर 2। सीधी सी बात है, AT1 बॉन्ड्स में रिस्क बहुत ही ज्यादा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जहां ज्यादा रिटर्न का वादा होता है वहां रिस्क तो होता ही है। लेकिन AT1 बॉन्ड्स के साथ एक ऐसा सीक्रेट रिस्क जुड़ा है, एक ऐसा छिपा हुआ खतरा जो इसे सच में बहुत खतरनाक बना देता है। और बस यहीं से कहानी थोड़ी और दिलचस्प और थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या है इन AT1 बॉन्ड्स में जो इन्हें इतना ज्यादा रिस्की बना देता है? क्या है वो चीज जिसके बारे में इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा डरना चाहिए? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास ट्रिगर में, एक खास कंडीशन में। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इन बॉन्ड्स के सबसे बड़े खतरे को एक सेंटेंस में बता देती है। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स के पूरी तरह से फेल होने से पहले ही जीरो हो सकता है। मतलब इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब सकता है, और इसके लिए बैंक का दिवालिया होना भी जरूरी नहीं है। और ये सब कुछ टिका है एक खास ट्रिगर पर, जिसका नाम है पॉइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी।
शॉर्ट में कहें तो PONV। ये वो मोमेंट है, वो पल है जब देश का रेगुलेटर, मान लीजिए भारत में RBI, ये फैसला कर लेता है कि भाई ये बैंक अब अपने दम पर नहीं चल सकता, इसे बचाने के लिए बाहरी मदद की जरूरत है। इसे आप बैंक के लिए एक तरह का रेड अलर्ट, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी का बटन समझ सकते हैं। अब देखिए होता क्या है। जैसे ही रेगुलेटर ये PONV का बटन दबाता है, सबसे पहली गाज गिरती है 81 बॉन्ड्स पर। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। पहली, इन्हें पूरी तरह से राइट डाउन कर दिया जाता है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 0, खत्म। दूसरी, इन्हें बैंक के इक्विटी शेयर्स में बदल दिया जाता है, और जाहिर है संकट के उस वक्त में उन शेयर्स की कीमत भी लगभग 0 के बराबर ही होगी। तो नतीजा दोनों ही केस में एक ही है, इन्वेस्टर अपना पूरा पैसा खो देता है। तो इन सब टेक्निकल डिटेल्स का असल मतलब क्या है? चलिए अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये बॉन्ड्स सिर्फ इन्वेस्टर्स या बैंकों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हम सब पर असर डालते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। इसको 3 नजरियों से देखिए। सबसे पहले, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ये बॉन्ड्स एक सेफ्टी वॉल्व की तरह हैं, जो किसी एक बैंक की प्रॉब्लम को पूरे सिस्टम में आग की तरह फैलने से रोकते हैं। दूसरा, हम जैसे टैक्स पेयर्स के लिए ये एक तरह का शील्ड है। इनका मकसद ये है कि अगर कोई बैंक डूबे तो उसे बचाने का बोझ जनता के पैसे यानी बेल आउट से ना पड़े, बल्कि नुकसान की भरपाई प्राइवेट इन्वेस्टर्स करें, जिसे बेल इन कहते हैं। और तीसरा, इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए तो ये सीधा सा हिसाब है, हाई रिटर्न तो हाई रिस्क, और यहाँ रिस्क का मतलब है सब कुछ खो देने का रिस्क। और अंत में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या ये जो इतने रिस्की बॉन्ड्स हैं, ये सच में हमारे बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा सेफ बनाते हैं, या फिर ये सिर्फ रिस्क को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का एक तरीका है, मतलब टैक्स पेयर्स से हटाकर प्राइवेट इन्वेस्टर्स के कंधों पर डाल देने का। एक सवाल जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।